उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक में इको टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने को लेकर की गई बातचीत। मुख्य सचिव ने कहा, इको टूरिज्म रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारियों से की गई बातचीत। उत्तराखंड के चमोली में आगामी 13 अप्रैल से कर्णप्रयाग में आयोजित किए जाएंगे बैसाखी मेले की तैयारियों को लेकर विधायक ने की बैठक। कई विभागीय अधिकारी हुए शामिल, मेले की तैयारियों को लेकर चर्चा। यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग पर चलाया स्वच्छता अभियान। जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाया गया स्वच्छता अभियान। छात्र छात्राओं के साथ तहसील प्रशासन शामिल। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर की गई साफ सफाई। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की पहल, 16 एकड़ में बनाया जाएगा इको पार्क। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा इको पार्क। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपने उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और बात करेंगे सबसे पहले भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 6 महीने के कठिन प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत 12 महिला चिकित्सा अधिकारियों सहित कुल 55 सहायक सेनानी चिकित्सा अधिकारी बल की मुख्य धारा में शामिल हुए। इन चिकित्सा अधिकारियों को कठोर और लंबे प्रशिक्षण के दौरान युद्ध कौशल, शस्त्र चलाना, शारीरिक प्रशिक्षण, असूचना मानचित्र अध्ययन, सैन्य प्रशासन कानून व मानव अधिकार जैसे सैन्य व पुलिस संबंधी विषयों का गहन प्रशिक्षण दिया गया। विशेष तौर पर इन प्रशिक्षणार्थी हैं उनको पहली बार क्रू मागा प्रशिक्षण पद्धति का प्रशिक्षण भी दिया गया। इस प्रशिक्षण पद्धति से इजराइल आर्मी के विशेष कमांडो को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों के जीवन में इस महत्वपूर्ण समारोह में मुख्य अतिथि और बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने युवा अधिकारियों के कंधों पर सितारे सजाकर उनका उत्साहवर्धन किया और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बैंड डिस्प्ले आकर्षण का केंद्र रहा। पास आउट होने वाले इन चिकित्सा अधिकारियों में सभी स्टेट के प्रशिक्षणार्थी हैं और प्रशिक्षण के बाद आयोजित भव्य दीक्षांत और शपथ ग्रहण समारोह में युवा चिकित्सा अधिकारियों ने संविधान और बल के प्रति निष्ठा एवं समर्पण की शपथ ली। 6 महीने की कठिन परिश्रम के बाद सफलता मिली। देश की सेवा के लिए भारत मां के लाल तैयार हुए, जो अब अपना पूरा समय भारत मां की सेवा में व्यतीत करेंगे। ये पूरे देश के लिए गर्व की बात है। यहाँ पर आपको बता दें कि देश की सेवा के लिए भारत मां के ये लाल पूरी तरह से तैयार हैं और इन्हें प्रशिक्षण दिया गया और तरह तरह के प्रशिक्षण दिए गए हैं। ऐसी तकनीक भी शामिल है जो कि इजरायली कमांडो को दी जाती है और वही तकनीक इन कमांडो को सिखाई जा रही है, इन सैन्य बलों को सिखाई जा रही है। 6 महीनों के कठिन परिश्रम के बाद इन्हें सफलता मिली। 6 माह तक इनकी कठिन ट्रेनिंग हुई और ट्रेनिंग में आगे निकलने वाले ये सैन्य तमाम चीजों को सीखकर अब आगे बढ़ रहे हैं। मसूरी में पासिंग आउट परेड आयोजित की गई जिसमें शपथ ग्रहण भी हुआ और आपको बता दें कि देश की सेवा के लिए भारत मां के लाल तैयार हुए, जो अब अपना पूरा समय भारत मां की सेवा में व्यतीत करने वाले हैं। ये पूरे देश के लिए वाकई में गर्व की बात है। ट्रेनिंग मेरी बहुत अच्छी थी और थैंक्स टू माय इंस्ट्रक्टर एंड ऑल उस्ताद और सर जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी। थैंक यू ऑल स्टाफ एंड सर, थैंक यू ITBP। किस तरीके से, क्योंकि आप मेडिकल लाइन में हैं, तो किस तरीके से आप आगे लेके जाएंगे और दुश्मनों के लिए बिल्कुल तैयार हैं आप? हाँ जी, हमारी ट्रेनिंग इस प्रकार हुई है कि हम जो है हर परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं और थैंक यू ऑल। ITBP में आने का मुख्य कारण? ITBP मुझे फोर्स में आने का बचपन से मन था कि मैं फोर्स ज्वाइन करूं और फैमिली बैकग्राउंड भी था तो मेरा बचपन से मन था। आपके शामिल हो गए हैं
है, बहुत खुशी की बात है। और ये देश की सेवा करेंगे और देश का नाम आप ऊपर करेंगे, आईटीबीपी का नाम ऊपर करेंगे। और ये बहुत अच्छी, बहुत खुशी की मौका है कि जब लड़कियां भी बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही हैं और जो है फोर्स में आ रही हैं, और ये हमारे जो महिला पावर का सशक्तिकरण को दर्शाता है। और ये जो देश की सेवा में जो जाएंगी तो ये हमारे जो जवान महिलाएं हैं उनकी सेवा करेंगी। वो ये डॉक्टर के रूप में बन के निकल रहे हैं यहाँ से और देश को आगे ले जाएंगे। देखिए, ये ट्रेनिंग हमारा एक रूटीन प्रोसेस है। जब इंडक्शन होता है तो ये खास तौर से डॉक्टर्स हैं। अब आपने देखा होगा कि दे आर प्रोफेशनली, मेडिकल प्रोफेशन है इनका। अब इनको यूनिफॉर्म में डालने के लिए बड़े अथक प्रयास की ज़रूरत होती है। और एकेडमी इज़ अ राइट प्लेस। यहाँ पर हर तरीके का लीडर होता है, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं इनके, और उनको यहाँ की जो विशेष परिस्थिति है इस बल की, उसमें ढालने की कोशिश की जाती है। तो ये जो 25 सप्ताह का ट्रेनिंग जो है इनकी, इसमें विशेष करके वो विधाओं पे, उन सब्जेक्ट मैटर्स पे ध्यान दिया जाता है जो कि इनके एक जो सर्विस की जो जर्नी है उस पे काम आता है। तो ये बहुत एक अहम हिस्सा है। और हमारा, आपको पता है, चैलेंजेस बहुत हैं। चाइना बॉर्डर पे हाई एल्टीट्यूड है, वहाँ पर मेडिकल सुविधाओं का होना बहुत ज़रूरी है। तो ख़ास तौर से इनकी ट्रेनिंग 2 जगह हुई है, प्लेन्स में अलवर में और फिर यहाँ पे माउंटेन में। तो ये दोनों तरह के जो डिप्लॉयमेंट है इसमें हमें बहुत सहायक हो। ये 7 बटालियन, जैसे मैंने बोला था, 1 सेक्टर और 7 बटालियन, जिसमें कि 47 BOPs, बॉर्डर आउटपोस्ट, और 20 हमारे स्टेजिंग कैंप्स बॉर्डर आउटपोस्ट में होती है, जहाँ पर हमारे परमानेंट तैनात रहते हैं और वहाँ से ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ बॉर्डर की जो है वहाँ पे कैरी आउट होती है। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने गुरुवार को सचिवालय में वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में इको टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने पर बल देते हुए कहा कि प्रदेश में वन क्षेत्र की अधिकता को देखते हुए इसे रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्रों में चिड़ियाघर, नेचर पार्क, इको पार्क, वनस्पति उद्यान आदि विकसित कर पर्यटन गतिविधियां बढ़ाई जा सकती हैं। इन गतिविधियों में अधिक से अधिक स्थानीय लोगों को शामिल कर रोजगार उपलब्ध कराया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि इको टूरिज्म में रोजगार सृजन की अत्यधिक क्षमता है। इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें, इसके लिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल अपनाया जाए। उन्होंने वन विभाग को इसके लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव के साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। दरअसल आपको बता दें कि इको टूरिज्म को बढ़ावा दिए जाने पर बल दिया जा रहा है और इसको लेकर यहाँ पर मुख्य सचिव SS संधू ने बैठक की। तमाम अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश दिया गया कि किस तरह से पर्यटन को लेकर और ज्यादा संभावनाएं बढ़ सकती हैं, ताकि जो पर्यटक है वो यहाँ पर आ सके और देवभूमि का दीदार कर सके। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू ने गुरुवार को सचिवालय में पर्यटन को बढ़ावा देने के संबंध में पर्यटन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक ली। बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन से संबंधित ज्यादा से ज्यादा गतिविधियां शामिल करने के लिए संभावनाएं तलाशी जाएं। उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टिकोण से जल क्रीड़ा और हवाई क्रीड़ाओं के लिए अत्यधिक उपयुक्त है, जो रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्य सचिव ने कहा कि पौड़ी की राष्ट्रीय स्टेडियम सहित पिथौरागढ़ और टेहरी में स्थित अत्यधिक ऊंचाई में स्थित खेल के मैदानों को हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में विकसित किया जाए। उन्होंने प्रदेश में उपलब्ध भूमि खंड के अनुरूप छोटे बड़े गोल्फ कोर्स विकसित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अधिक से अधिक संभव गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न स्थानों में रस्सी से बंधे हुए गर्म गैस के गुब्बारों के माध्यम से हवाई दृश्यों को दिखाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर के दर्शन बंधे गैस के गुब्बारों के माध्यम से कराए जाने की संभावनाएं भी तलाशी जाएं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिमालय दर्शन योजना की अधिक से अधिक उसे बढ़ावा दिया जाए। उत्तराखंड के चमोली में आगामी 13 अप्रैल से कर्णप्रयाग में आयोजित किए जाने वाले बैसाखी मेले की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने
विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और साथ ही मेले को तैयारियों के बारे में चर्चा की। साथ ही बैठक में मेले को भव्य बनाए जाने को लेकर सभी को सहयोग करने को भी कहा गया। बैठक में मौजूद अधिकारियों से उन्होंने कहा कि मेले में सभी विभागों के स्टॉल लगाए जाएं। विधायक ने सभी अधिकारियों से मेले में सहयोग करने की भी बात कही। विधायक अनिल नौटियाल ने कहा कि 13 अप्रैल से शुरू होने वाले बैसाखी मेले का 16 अप्रैल को समापन किया जाएगा और मेले के भव्य आयोजन के लिए समितियों का गठन कर सभी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। मेले में पहाड़ की संस्कृति व परंपरा की झलक दिखाई देगी और इसके लिए विभिन्न कलाकारों को बुलाया जा रहा है। साथ ही साथ विधायक ने कहा कि मेले हमारी संस्कृति व परंपरा की पहचान है, इसको जीवित रखना बहुत जरूरी है। ये हमारा पौराणिक मेला है, बैसाखी मेला, और इसको पर्यटन विकास मेले का नाम भी दिया है इस बार। तो निश्चित रूप से सबका सहयोग इस मेले में रहेगा। आज विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत ये बैठक आज आहूत की गई है, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, माननीय अध्यक्ष जी नगर पालिका और सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे, सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे और मेला समिति के द्वारा जो भी योजनाएं बनाई जा रही है, विभिन्न समितियां यहाँ पर बनाई गई हैं, तो सब लोगों के सहयोग से मेला संपन्न होगा। 4 दिवसीय मेला 13 तारीख से और 16 तारीख तक ये मेला यहाँ पर आहूत हो और सबकी इच्छा है, सबकी भावनाएं हैं कि केंद्रीय स्थल है कर्णप्रयाग पूरे जनपद का, तो ये मेला भव्य रूप धारण करे, इसके लिए योजना हम लोग बना रहे हैं। और उत्तराखंड में जिलाधिकारी अभिषेक रोहिला के निर्देश पर एसडीएम बड़कोट जितेंद्र कुमार के नेतृत्व में बुधवार को यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग पर बृहद रूप से स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता अभियान में स्कूल के छात्र छात्राओं के अलावा मंदिर समिति, जिला पंचायत और तहसील प्रशासन शामिल होकर यमुनोत्री पैदल मार्ग पर साफ सफाई की। एसडीएम ने कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और साथ ही निर्माण कार्य तेजी के साथ की जा रहे हैं। यात्रा प्रारंभ होने से पहले सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएंगी और साथ ही समय समय पर इसी तरीके से स्वच्छता अभियान और भी तेजी के साथ चलाए जाएंगे। उत्तराखंड के मसूरी में 16 एकड़ की भूमि पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण इको पार्क बनाने जा रहा है, जो देश विदेश से मसूरी आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। वहीं मसूरी में पर्यटन व्यवसाय में भी वृद्धि होगी। और आपको बता दें कि मसूरी में इको पार्क बनाए जाने का प्रस्ताव मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में पास हो गया है, जिसके बाद गुरुवार को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सचिव मोहन सिंह बर्निया ने विभाग के अधिकारियों के साथ मसूरी हुसैनगंज के पास बनने वाले इको पार्क की जगह का स्थलीय निरीक्षण किया। सचिव मोहन सिंह बर्निया ने बताया कि मसूरी में इको पार्क बनाए जाने को लेकर अधिकारियों के साथ साथ स्थलीय निरीक्षण कर डीपीआर तैयार उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी। वहीं वित्तीय स्वीकृति और वन विभाग की अनुमति के बाद इको पार्क के निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 16 हेक्टेयर में फैला प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है और जिसकी ट्रैकिंग के लिए इसे बनाया जाएगा। वहीं इसके प्राकृतिक सौंदर्य को देखते हुए इसका विकास किया जाएगा ताकि इसकी हरियाली प्रभावित न हो। उन्होंने ये कहा कि इस पार्क के एक और आईटीबीपी की भूमि है और दूसरी ओर नगर पालिका की भूमि है। इस पार्क में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर ट्रैकिंग किया जा सकेगा। यह एक बहुत बेहतरीन योजना है जो जहाँ पे लोग यहाँ इंडियन और फॉरेनर भी यहाँ आ पाएंगे, क्योंकि यह बहुत बड़ा ट्रैक है हमारा। हाई एल्टीट्यूड से अप स्ट्रीम से लो की तरफ चलेंगे या लो से अप स्ट्रीम की तरफ चलेंगे। हमें इसमें यह सुकून मिलेगा कि एक ठंडी हवा और बेहतरीन ऑक्सीजन यहाँ मिलेगा और लोग स्वस्थ रहेंगे। एमडीडी ने इसको अपने बोर्ड बैठक में इसको पास कर लिया है। अब निश्चित रूप से इसमें हमें एक्टिवेट होना है और जल्दी से जल्दी इस इको पार्क को डेवलप करके जनता तक पहुंचाना है। लागत के लिए हम इसका एस्टीमेट बनाएंगे। लागत के बारे में भी क्लियर नहीं है कि कितनी लागत आएगी, और चूँकि इसमें डेंस फॉरेस्ट है तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके लिए भी हमको परामर्श लेना पड़ेगा और फॉरेस्ट से भी इसमें संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेस्ट का भी इसमें अहम भूमिका है। उनका सहयोग लेना भी अत्यंत आवश्यक है। उसके उपरांत ही हम इसमें कुछ काम कर पाएंगे। कितनी 16 हेक्टेयर भूमि है ये,
और आपने देखा होगा इसके लेफ़्ट साइड में आईटीबीपी की ज़मीन है और राइट साइड में नगर पालिका मसूरी की ज़मीन है। बीच में ट्रैक है ये और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। अगर इसको हम डेवलप करते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में इससे काफ़ी इनकम भी होगी और लोगों को स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। चलिए इस बीच यहाँ पर सीधा रुख करेंगे आजमगढ़ का, जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको वो सुनाते हैं। ईमान महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, आजमगढ़ से हम लखनऊ पहुंच सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजमगढ़ वासियों को दी और आदरणीय गृह मंत्री जी जब पिछले विजिट में आए थे आजमगढ़, दशकों की आपकी मांग महाराज सुहेलदेव के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो। विश्वविद्यालय का शिलान्यास इसी आजमगढ़ में किए थे। अपने अपने समय के उन मूर्धन्य विश्वविख्यात कलाकारों ने यहां से चल करके दुनिया के मंचों में उन्हें सम्मान दिलाने का कार्य किया था। आजमगढ़ की उस विरासत को सम्मान दिलाने के लिए आज आदरणीय गृह मंत्री जी स्वयं आजमगढ़ में आए हैं। मैं इस अवसर पर आजमगढ़ की कला की धरोहर की ओर से, आजमगढ़ के साहित्यकारों की ओर से, वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की इस धरा पर आदरणीय गृह मंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, 17 के पहले कोई विकास की बात आजमगढ़ में नहीं सोचता था। आजमगढ़ का नाम कहीं बम विस्फोट में जरूर आ जाता था। आजमगढ़ का नाम किसी और ही विनाशकारी कार्यों में आता था, लेकिन आज आजमगढ़ विकास के लिए जाना जा रहा है। एक झटके में 4,600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अभी आदरणीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से यहां पर हुआ है। ये दिखाता है कि एक एक पाई आज विकास के लिए आपके लिए लग रहा है। कहीं पर हाईवे और सड़क के कार्य हो रहे हैं, कहीं पर पॉलिटेक्निक बन रहा है, कहीं डिग्री कॉलेज बन रहा है, कहीं पर इंटर कॉलेज बन रहा है, कहीं हर घर नल की योजना बन रही है और जहां पर कल्याणकारी योजनाओं का कार्य हो तो भाइयों बहनों, गरीब को मकान का मामला हो, शौचालय का मामला हो, विद्युत कनेक्शन का मामला हो, आयुष्मान भारत की योजना का मामला हो, और कोरोना कालखंड में तो उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई। फ्री में राशन आज भी मिल रहा है। याद करिए, भारत की आबादी है 140 करोड़ और पिछले 3 वर्ष से मार्च 2020 से लगातार 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। 220 करोड़ लोगों, 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री में डोजेज भारत के नागरिकों को उपलब्ध करवाई। और पाकिस्तान की आबादी है मात्र 22 करोड़। रोटी के लाले पड़ रहे हैं, लोटी के लाले। यही अंतर है। अच्छा नेतृत्व होता है अपने नागरिकों के सुख और दुख में सहभागी बनने के साथ साथ उनके जीवन स्तर को उठाने, उनके विकास, उनकी समृद्धि, उनकी सुरक्षा का कार्य होता है। लेकिन जब स्वार्थी, भेदभावकारी और भ्रष्ट नेतृत्व होता है तो पाकिस्तान की तरह भूख के लाले, रोटी के लाले लोगों के सामने पड़ते हैं। और यही स्थिति इससे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के रामनगर वन विभाग के अंतर्गत पड़ने वाले पर्यटन जोन सीतावनी में पर्यटन गतिविधियां पूर्व की भांति संचालित किए जाने की मांग को लेकर कॉर्बेट जिप्सी के सदस्यों ने धरना प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप है कि रामनगर वन प्रभाग डीएफओ कुंदन कुमार द्वारा उन्हें गुमराह किया जा रहा है। बता दें कि लोगों ने वन क्षेत्राधिकारी से पर्यटन गतिविधियां पूर्व की भांति संचालित किए जाने की मांग की थी, लेकिन वन क्षेत्राधिकारी ने अनुशासन देकर मांग को पूरा ही नहीं किया, और जिसको लेकर आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग की। वहीं इस मामले में डीएफओ कुंदन कुमार ने बताया
इस पर्यटन जोन में नियमों के तहत पर्यटन गतिविधियां संचालित की जा रही हैं और प्रदर्शनकारियों की मांगों पर उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों से आदेश मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो सीतावनी टूरिज्म जोन में जो सफारी की गतिविधियां होती हैं उसका संचालन किया जाता है, उसमें जो हमारा सक्षम स्तर से जो स्वीकृति प्राप्त हुई है उसी के क्रम में इसका संचालन किया जा रहा है। क्योंकि अभी इनके एसोसिएशन के कुछ लोग जो प्रतिनिधि हैं वो आए थे, इनकी कुछ मांगे थी तो उस पर विचार किया गया है और ये जो इनके कुछ इश्यूज आ रहे हैं एडवांस बुकिंग और इनको लेकर, तो जो हमारा प्रस्ताव है ऑलरेडी इसको जो सीतावनी जोन को हम जल्दी ही ऑनलाइन करने वाले हैं, तो उसके बाद ये समस्या स्वतः समाप्त हो जाएगी। नहीं, हम जो करा रहे हैं वो एडवांस बुकिंग करा रहे हैं ऑलरेडी, 1 दिन पहले ही 2 दिन पहले ही हम करा रहे हैं। और जो टेढ़ा गेट में हम टेढ़ा गेट से जो एंट्री होती है उसकी बुकिंग एडवांस बुकिंग टेढ़ा से हो रही है और जो पवलगढ़ में से एंट्री होती है उसकी पवलगढ़ से एडवांस बुकिंग होती है। इसके अलावा भी चूंकि टेढ़ा गेट पे लोड ज्यादा है, यहाँ ज्यादा भीड़ रहती है, तो जो रश की स्थिति होती है तो हम पवल गेट की भी कुछ एडवांस बुकिंग हम टेढ़ा गेट से करा रहे हैं। उत्तराखंड के रामनगर में बस चालक की लापरवाही ने मासूम बच्ची की जान ले ली। ताजा मामला रामनगर नेशनल हाईवे का है, जहां सुंदरखाल क्षेत्र में एक यात्री बस के चालक ने तेजी व लापरवाही से वाहन चलाते हुए मासूम किशोर को कुचल दिया, जिससे मौके पर मासूम की मौत हो गई। बता दें कि गुरुवार की दोपहर में स्कूल से बस में सवार होकर मासूम घर की ओर आ रहा था। इसी बीच जैसे ही छात्र अपनी बस से उतरा, घर को जाने की तैयारी में था, तभी पीछे से आ रही एक अन्य बस के चालक ने उसे अपनी चपेट में लेकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना पर मौजूद परिजनों ने अन्य लोगों द्वारा घायल किशोर को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल यहां पर पहुंचाया गया और जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने किशोर के शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाते हुए प्रदर्शन करने के साथ ही बस मालिक व चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। वहाँ पर घटना ये हुई जब स्कूल की बस खड़ी थी बस, अगली बस जो आई, जो वहाँ की एक निकलती है चकोटिया बस निकलती है, वो बस ओवरटेक करके बच्चे को ले गए आगे। वो बस जा रही थी रामनगर से, बच्चे रामनगर से जाती है, ओवरटेक करके बस निकली है। बच्चे को वहीं पर ऑन द स्पॉट उन्होंने दे दी अपनी जान। इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा, अभी गाँव वालों ने आक्रोश से जाम भी लगाया, पूरा जाम लगा, तब तक नहीं खुलेगा जाम जब तक वो बच्चे का निर्णय नहीं देंगे, जब तक ड्राइवर गिरफ्तार नहीं होगा, जब तक उसके मालिक नहीं आएगा, तब तक जाम नहीं खुलेगा। धर्मनगरी हरिद्वार में श्यामपुर कांगड़ी स्थित बालाजी धाम हनुमान मंदिर से क्षेत्र में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु और संतों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि गुरुवार को पटजी के जन्मोत्सव पर श्री बालाजी धाम श्यामपुर की कांगड़ी से हर साल की भांति इस साल भी परंपरा के अनुसार शोभा यात्रा निकाली गई और जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। साल में एक बार हनुमान जी महाराज झांकी सहित नगर भ्रमण पर निकलते हैं। ये यात्रा हिंदू धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए हिंदू समाज धार्मिक बने, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं। पहाड़ों में सार्वजनिक आयोजन में बढ़ते शराब के चलन को रोकने के लिए महिलाओं की ओर से गांवों में मुहिम चलाई जा रही है। उत्तराखंड में मां गंगा के नजदीक गांव की महिलाओं ने बैठक की और जिसमें महिलाओं द्वारा शराब का बहिष्कार भी किया गया और साथ ही चमोली जिले की महिलाओं ने गांव में सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान शराब पीने पिलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। महिलाओं ने कहा कि सार्वजनिक कार्यक्रम में शराब परोसने पर महिलाएं, व्यक्ति और परिवार का सामाजिक बहिष्कार करेंगे, साथ ही उन पर आर्थिक दंड भी आरोपित किया जाएगा। आपको बता दें कि 4 यात्रा में इस रूट पर शराब पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। बता दें कि धामी सरकार भी संकल्प ले चुकी है कि 2025 तक देवभूमि को नशा मुक्त बनाया जाएगा और जिसको लेकर हमेशा उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पुलिस प्रशासन को नशे पर लगाम लगाने के लिए हमेशा क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाकर आरोपियों को पकड़ने के लिए निर्देश दे चुके हैं, जिसके चलते पुलिस प्रशासन के साथ साथ महिलाएं भी नशे पर रोक लगाने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध हैं। जनपद पौड़ी जिले के चौवटा खाल विधानसभा में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी
के प्रस्तावित दौरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई और जिसको लेकर कार्यक्रम स्थल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर चौबट्टा खाल में मंच एवं साउंड व्यवस्था से लेकर पेयजल और साफ सफाई व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जानकारी देते हुए एसडीएम चौबट्टा खाल संदीप कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर चौबट्टा खाल में 22 योजनाओं का शिलान्यास, भूमि पूजन व लोकार्पण किया जाएगा, जिसको लेकर संबंधित विभागों के शिलापट्टी से लेकर कार्यक्रम स्थल पर आम जन को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के लिए स्टॉल भी लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इसके साथ ही कार्यक्रम में लाभार्थियों को लाने और पुलिस व परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की पार्किंग, साथ ही यातायात व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बागेश्वर जिले में जिला स्तर पर सोना बेचने वाले सराफा व्यापारियों पर सेल टैक्स विभाग ने गाइडलाइन जारी की है। इस दौरान 20 लाख से ज्यादा का कारोबार करने वाले कारोबारियों को जीएसटी के दायरे में काम करना आवश्यक है, जिससे आय व्यय की जांच की जा रही है। अधिकतर सोना बेचने वाले व्यापारी बिना हॉलमार्क के सोना बेच रहे हैं। उपभोक्ताओं द्वारा सोने की क्वालिटी और सोने की वैधता पर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कर विभाग को टैक्स का भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। बागेश्वर के उपभोक्ताओं से सेल टैक्स विभाग ने अपील की कि सोना खरीदने समय हॉलमार्क और पक्के बिल के आधार पर ही सोना खरीदें। कर चोरी करने वालों की जांच की जा रही है। हमारे ख्याल उससे कि जो बागेश्वर में जो 20 लाख से ऊपर जो है जितने भी उनको व्यापारी वगैरह हैं, वो हमने समय समय पर पंजीयन के कैंप और पेपर के माध्यम से फ्लैक्स के माध्यम से हमने जो है उनको अवगत करा दिया था कि जो उनका रजिस्ट्रेशन करा लें। ये हम उसकी ये जांच का बिंदु है। हमारे पास अलग अलग यूनिट है, SIB यूनिट अलग है और ऑडिट यूनिट अलग है, तो जिस यूनिट से संबंधित हो वह जांच करेंगे और हमारे अगर संज्ञान में आएगा कि ये वास्तव में ये पंजीयन के दायरे में है तो अवश्य कार्रवाई होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।